हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय लेक्चर सीरीज़। तो अभी तक हमने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के नेट सिलेबस के यूनिट 1 के 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट की और प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एवोल्यूशन क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी। वहीं हमने सेकेंड वीडियो में बात की है मीडिया लिटरेसी की एंड थर्ड वीडियो में हमने बात की है थेरीज एंड मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन थेरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्रिटिकल ट्रेडिशंस। ओके, इसकी बात करें तो अब देखो, कम्युनिकेशन थेरीज जो हमने पढ़ी है वो सिर्फ कम्युनिकेशन थेरीज नहीं है, ठीक है। ये हमें समझाती हैं कि मीडिया सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोग मीडिया से कैसे अफेक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी हमारी थिंकिंग को कैसे शेप करती है और मीडिया के पीछे पावर किसकी होती है। यूजीसी नेट में इस टॉपिक से डायरेक्ट एमसीक्यूज़ भी आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। इसीलिए आज ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बस कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके समझ लेना और मैं एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करूँगी काफ़ी। लेट्स बिगिन। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस क्रिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में। अब सबसे पहले हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिटिकल ट्रेडिशंस क्या होते हैं। ये इनके बीच में डिफरेंस जो था वो पॉल लाजरसफेल्ड ने दिया था। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो कम्युनिकेशन रिसर्च दो तरह की हो सकती है, ठीक है। एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करती है और एक ऐसी रिसर्च होती है जो सोसाइटी और पावर को क्रिटिकली एनालाइज करती है, ठीक है। इसी बेसिस पर दो ट्रेडिशंस बनी है, ठीक है। एक बनी एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरी बनी है आपकी क्रिटिकल। एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च की बात करें, ये प्रैक्टिकल होती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो मीडिया कंपनीज़ हैं या एडवर्टाइजर्स हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, ये उनके काम रिसर्च आती है। अब इस रिसर्च में ये देखते हैं कि ऑडियंस क्या देख रही है, कितने लोग टीवी देख रहे हैं, कौन सी एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव है, कौन सी न्यूज़ ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है। मतलब इसका फोकस होता है कि मीडिया को और इफेक्टिव किस तरह से बनाया जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे लो, सपोज एक चैनल है, आज तक ले लो या कोई और न्यूज़ चैनल, ठीक है। वो देखेगा कि प्राइम टाइम पे कौन सा एंकर ज़्यादा ऑडियंस ला रहा है। ओके, वो सर्वे करेगा, रेटिंग देखेगा, एनालिटिक्स करेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च है कि हम लोग किस तरह से बेटर हो सकते हैं, कौन सा एंकर सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है। और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें आपके सर्वेज आ सकते हैं, इसमें आपका एक्सपेरिमेंट आ सकते हैं, इसमें आपका कंटेंट एनालिसिस आ गया, स्टैटिस्टिक्स यूज़ होते हैं। ये एक तरह की क्वांटिटेटिव और साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड रिसर्च है। और वहीं हम अगर क्रिटिकल ट्रेडिशन की बात करें तो क्रिटिकल ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट है। ये सिर्फ ये नहीं देखती है कि मीडिया सक्सेसफुल है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन करती है, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करती है। लाइक मीडिया किसके कंट्रोल में है, मीडिया किस तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, कौन पावरफुल बन रहा है, कॉमन लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रिटिकल ट्रेडिशन में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि लेट्स सपोज अगर कोई न्यूज़ चैनल है वो सिर्फ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रहा है और पोर या मार्जिनलाइज लोग हैं या कम्युनिटीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहा है, तो क्रिटिकल थियरीज क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि देखो मीडिया पावर स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्रिटिकल का मतलब सिर्फ क्रिटिसिज्म करना नहीं है। यहाँ क्रिटिकल का मतलब होता है पावर और आइडियोलॉजी के बेस पे एनालाइज करना चीज़ों को, ठीक है। इजी ट्रिक अगर आप याद रखना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया जो ऑडियंस डाटा और मीडिया इफेक्ट्स के बेस्ड होती है, क्रिटिकल हो गया जो पावर, आइडियोलॉजी और इनइक्वालिटी पे बेस्ड होती है। नाउ वी विल गो टू द थर्ड स्लाइड, मीडिया एंड जर्नलिज्म स्टडीज ब्रिजिंग द डिवाइड। ओके, अब मॉडर्न मीडिया की बात कर रहे हैं हम। मॉडर्न मीडिया स्टडीज़ में दोनों अप्रोचेस को कंबाइन किया जाता है एक साथ, क्योंकि सिर्फ डाटा देखना इनफ नहीं होता है, ओके, और सिर्फ क्रिटिसिज्म करना भी इनफ नहीं है, दोनों को हमें एक साथ यूज़ करना पड़ता है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की, तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऑडियंस को समझने के लिए हैं, ठीक है। जैसे कि टीआरपी हो गया आपका, रीडरशिप सर्वेज हो गए, एनालिटिक्स हो गए, एंगेजमेंट रेट्स जो यूज़ करते हो आप। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स एनालाइज करता है कि लोग किस टाइप की वेब सीरीज ज़्यादा देख रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको रेट करते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे चल रही है, सेकेंड नंबर पे चल रही है, थर्ड नंबर पे चल रही है। ओके, देन यू हैव द क्रिटिकल साइड। क्रिटिकल रिसर्चर्स ये एनालाइज करते हैं कि मीडिया ऑनरशिप, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कैसी है, कास्ट, क्लास, माइनॉरिटीज़, इन सब चीज़ों से कौन डील करता है, क्रिटिकल साइड। नाउ
अब हम एग्जाम्पल ले, सपोज हम इंडियन टीवी डिबेट्स को स्टडी कर रहे हैं अगर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कहेगी कि कौन सा डिबेट हाईएस्ट टीआरपी ला रहा है, और वहीं क्रिटिकल अप्रोच कहेगी कि हर डिबेट में शाउटिंग या सेंसेशनलिज्म ज़रूरी नहीं है, लाइक कि क्या मीडिया डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहा है या सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्रिटिकली अप्रोच जो है वो भी दी जाएगी। अब मेन आइडिया क्या है, जो आज अगर मेन आइडिया की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आज के जो जर्नलिज्म स्टडीज़ है दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करती है। सो यहाँ पे डाटा भी इम्पॉर्टेंट है और पावर एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, कम्युनिकेशन सोशियो कल्चरल चेंज। अब इसमें देखते हैं कि कम्युनिकेशन सोसाइटी को कैसे चेंज कर रहा है। ओके, सबसे पहले आ जाती है कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी को जो है वो क्या है, लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सोचा था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को मॉडर्न बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया था, जो स्कॉलर्स थे जैसे कि डेनियल लर्नर थे, विल्बर श्राम थे, इनके अकॉर्डिंग मीडिया डेवलपमेंट का एक टूल था। सो अब मेन आइडिया क्या है इसका थ्योरी का, कि उनके अकॉर्डिंग अगर विलेजेस और डेवलपिंग सोसाइटी को रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, एजुकेशन कैंपेन्स मिलते तो वो मॉडर्न बन जाती, ठीक है, उनका ऐसा कहना था। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन्स हो गए, फैमिली प्लानिंग, हाइजीन, लिटरेसी प्रोग्राम्स, ये मॉडर्नाइजेशन अप्रोच का एक एग्जाम्पल है। ओके, अब क्रिटिसिज्म क्या था ये, अब क्रिटिसिज्म ये था, प्रॉब्लम ये थी कि थ्योरी वेस्टर्न मॉडल को सुपीरियर मान रही थी, ठीक है, मतलब वेस्ट डेवलप्ड है और सबको वेस्ट जैसा ही बनना चाहिए। इसीलिए बाद में कुछ स्कॉलर्स आए थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज भी किया था। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन बाय एवरेट रॉजर्स। ओके, सो ये जो थ्योरी है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। अब एवरेट रॉजर ने क्या किया था, एवरेट रॉजर ने एक्सप्लेन किया था कि नए आइडियाज़ सोसाइटी में कैसे स्प्रेड हो रहे हैं और किस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि जैसे स्मार्टफोन अडॉप्शन हो गया, आपके यूपीआई पेमेंट्स हो गए, आपकी न्यू फार्मिंग टेक्निक्स होगी, सब लोग एक साथ अडॉप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। कईयों को जैसे गूगल पे चलाना आता है, कईयों को नहीं आता, दे आर स्टिल पेइंग इन कैश। ओके, सो सब लोग एक साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको उसने कैटेगरीज में डिवाइड किया था। क्या क्या कैटेगरीज थी, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड लैगर्ड्स। नाउ हु आर इनोवेटर्स, इनोवेटर्स वो लोग हो गए जो सबसे पहले चीज़ को ट्राई करते हैं, ठीक है, कि मार्केट में कोई नई चीज़ आए, वी विल ट्राई इट। ओके, देन यू हैव द अर्ली अडॉप्टर्स जो क्विकली एक्सेप्ट करते हैं कि चलो हमें भी करना चाहिए। ओके, देन थर्ड वन इज़ द अर्ली मेजोरिटी जो बाद में प्रैक्टिकल देखकर अडॉप्ट करते हैं, पहले देखते किस तरह से, देन दे अडॉप्ट इट। देन थर्ड इज लेट मेजोरिटी जो प्रेशर में आके अडॉप्ट करते हैं, जिनमें कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हाँ हमें करना ही पड़ेगा। देन लैगर्ड्स वो हो गए जो सबसे लास्ट में एक्सेप्ट करते हैं या करते ही नहीं है, ठीक है, जो पीछे रह जाते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज थी इस थ्योरी की। अब हम बात करेंगे पॉलो फ्रेरे ने क्या कहा था कम्युनिकेशन के बारे में। उनका कहना था कि कम्युनिकेशन सिर्फ टॉप डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ना दे, पीपल को भी उतना ही पार्टिसिपेट करवाए, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। कंसाइटाइजेशन फ्रेरे का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें उसने बताया था कि लोगों को सोशली और पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर बनना चाहिए। ओके, अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के बारे में, ठीक है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसका मेन आइडिया है कि टेक्नोलॉजी सोसाइटी को शेप कर रही है। ओके, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सोसाइटी भी चेंज होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि सोशल मीडिया में हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल, रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़ कंजम्पशन, ठीक है, सब कुछ चेंज कर दिया है। ओके, अब हार्ड डिटर्मिनिज्म क्या कहता है कि हार्ड डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट कंट्रोल करती है सोसाइटी को, मतलब कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही हमारी रियल लाइफ भी चल रही है। देन दे इज सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म कहता है कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है बट सोसाइटी और कल्चर भी उतना ही मैटर करता है। ओके, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी रियल लाइफ भी उतनी मैटर करती है जितना कि ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कुछ स्कॉलर्स जैसे कि मार्शल मैकलुहान और हेरोल्ड इनिस, ठीक है, इस थ्योरी के सपोर्टर्स हैं। मार्शल मैकलुहान एंड हेरोल्ड इनिस जो हैं वो इस थ्योरी के सपोर्टर्स हैं, ठीक है। और वहीं इसको क्रिटिसाइज कौन कर रहा है, रेमंड विलियम्स।
अब रेमंड विलियम्स ने कहा कि टेक्नोलॉजी खुद से सोसाइटी को चेंज नहीं करती है, पावरफुल लोग जो होते हैं, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स भी डिसाइड करते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह से होगा और कैसे होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ आपको, एग्जाम्पल दूँ अगर, तो इंटरनेट सबके पास अवेलेबल नहीं है इक्वली, ठीक है, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं नेटवर्क डाउन है, कुछ भी चल रहा है, ओके। सो रूरल और अर्बन एरियाज़ में अभी भी कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड है। सो यहाँ पे फेवर में भी कुछ स्कॉलर्स थे इस थ्योरी के एंड क्रिटिसिज्म में भी थे। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे मार्शल मैक्लूहान की, डिकंस्ट्रक्टिंग मार्शल मैक्लूहान। मार्शल मैक्लूहान मीडिया स्टडी के एक वन ऑफ द बोलूँ में तो सुपरस्टार थियरिस्ट माने जाते हैं। सो इनके अकॉर्डिंग मीडियम इज़ द मैसेज। ही कंसिडर मीडियम इज़ मोर अपर देन कंटेंट, ओके। सो मैक्लूहान के अकॉर्डिंग मीडिया का फॉर्म कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर मीडियम ही नहीं हो, हम कंटेंट कैसे कंज्यूम कर पाएंगे। सो एग्जाम्पल के तौर पर टीवी सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं दिखाता है, टीवी हमारे सोचने का तरीका भी चेंज कर देता है। लेट्स सपोज अगर मेरे को कोई स्टोरी सुना रहा है, वो मेरे लिए इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी, बट अगर मैं वो स्टोरी टीवी पे देखूंगी, ठीक है, इतनी इमोशनल अपीलिंग होगी वो मूवी, इतना आपको अच्छे से मैसेज क्लियरली मिलेगा, आप उसके साथ खुद को रिलेट कर पाएंगे सीन्स देख के। सो वो बोल रहा है कि टीवी हमारे सोचने का तरीका भी चेंज कर देता है। नाउ एक्सटेंशंस ऑफ मैन। एक्सटेंशंस ऑफ मैन में बात की गई है कि मीडिया ह्यूमन बॉडी और सेंसेस का एक्सटेंशन है, ओके। जैसे कि व्हील इज इक्वल टू फुट एक्सटेंशन, फोन इज इक्वल टू वॉइस एक्सटेंशन, कैमरा क्या है, आई एक्सटेंशन है। और फिर हम बात करते हैं हॉट वर्सेस कूल मीडिया की। अब हॉट मीडिया क्या हो गया, हाई डेफिनेशन लेस पार्टिसिपेशन, फॉर एग्जांपल के तौर पे अपने रेडियो और प्रिंट। और कूल मीडिया क्या हो गया, लो डेफिनेशन और मोर ऑडियंस पार्टिसिपेशन, जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा होती है, जैसे कि टीवी, टेलीफोन। नाउ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, ठीक है। लाइक अब दुनिया इंटरकनेक्टेड है, मीन्स कि यू कैन कनेक्ट एनीवेयर बिकॉज ऑफ योर डिजिटल मीडिया, इंटरनेट। अब क्रिटिसिज्म क्या है, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि मार्शल मैक्लूहान कंटेंट को इग्नोर करते हैं, इनइक्वालिटी इग्नोर करते हैं और पॉलिटिक्स भी वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा मैक्लूहान का। नाउ वी विल मूव टू दी मार्क्सिस्ट। नाउ मार्क्सिस्ट की क्या अप्रोचेस रही हैं। सो इस स्लाइड में हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में। मार्क्सिस्ट थेरीज मीडिया को क्लास और कैपिटलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखती हैं, एज यू नो, एंड इसका बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर कैसा होता है, इकोनॉमिक बेस होती हैं मोस्टली। मीडिया सुपर स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है। मेन आइडिया क्या है इसका, मीडिया रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। रूलिंग क्लास के जो भी इंटरेस्ट है मीडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। और वहीं हेजीमनी, जो कि ग्रामशी का कॉन्सेप्ट है। ग्रामशी ने कहा था कि कंट्रोल सिर्फ फोर्स से नहीं होता है, कंसेंट भी उतना ही मैटर करता है। सो मीडिया लोगों को डोमिनेंट आइडियोलॉजी एक तरह से एक्सेप्ट करा देता है। सो अब हम बात करेंगे कल्चर इंडस्ट्री के बारे में। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो स्कॉलर्स थे मोस्टली एडोर्नो एंड हॉकेमर, इन्होंने कहा था कि मीडिया कल्चर को कॉमोडिटी बना देता है। कॉमोडिटी बना देता है, इसका मतलब ये हो गया कि लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊँ, रिपीटेटिव रियलिटी शोज़ की तरह, ठीक है, एक फॉर्मूला मूवी की तरह, कंज्यूमरिज्म की तरह बना देता है। नाउ द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, ये मीडिया ओनरशिप पैटर्न्स को स्टडी करती है, कॉर्पोरेट कंट्रोल को स्टडी करती है। तो इसका काम ओनरशिप और कंट्रोल, कॉर्पोरेट कंट्रोल को स्टडी करना होता है। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटीज। अब आज इंफॉर्मेशन सोसाइटी का एक एरा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आजकल एक एरा है। सो इसका मेन आइडिया क्या है, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी का सेंट्रल रिसोर्स बन गई है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं इन्फॉर्मेशन से। फिर आप सोशल मीडिया पे देखो, आप न्यूज़ चैनल्स पे देखो, इन्फॉर्मेशन, पीपल आर अर्निंग सो मच मनी। इकोनॉमी का एक मेजर सोर्स क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन। सो अब डेनियल बेल के अकॉर्डिंगली, बेल ने कहा था कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की थी इन्होंने, एंड इन्होंने कहा था कि अब फैक्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को मिल रही है। और वहीं मैनुअल कैसल्स ने कहा था, कैसल्स ने नेटवर्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने कहा था कि पावर जो है अब नेटवर्क्स के थ्रू फ्लो करेगी,
ठीक है, और फ्लो करती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं बहुत पावर होल्ड करते हैं आजकल एज कम्पेयर टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, सो अब मेजर कंसर्न्स क्या है, प्रॉब्लम्स ये हैं कि फेक न्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम आती है, सर्विलेंस की वजह से प्रॉब्लम आती है, प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम आती है, डिजिटल डिवाइड की वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो बट सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन दीज डेज। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम बात करेंगे नॉलेज सोसाइटी के बारे में। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी सेम नहीं है। स्टूडेंट्स यूजुअली दोनों को मिक्स कर देते हैं, बट एग्ज़ाम में इनका डिफरेंस पूछा जाता है। ओके, इंफॉर्मेशन सोसाइटी में मेनली फोकस किया जाता है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पे, मतलब जैसे आपका इंटरनेट हो गया, आपका डाटा हो गया, आपका आईसीटी हो गया, योर डिजिटल कम्युनिकेशन हो एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। ओके, लेकिन नॉलेज सोसाइटी एक स्टेप आगे है इससे। यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इंफॉर्मेशन को समझा कैसे जाए, ठीक है, उसे यूज़ कैसे किया जाए और सोसाइटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, लेट्स सपोज यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ओके, ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी है क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन अगर स्टूडेंट उन लेक्चर्स को समझता है, स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो ये नॉलेज सोसाइटी बन सकती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है, बट वो नॉलेज सोसाइटी कैसे बनेगी, जब आप उस चीज़ को समझोगे, सुनोगे। नाउ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। स्लाइड में जैसे कि लिखा है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी किस किस को एम्फेसाइज करता है, किन किन चीज़ों पे फोकस करता है, वॉल्यूम पे, टेक्नोलॉजी पे, डाटा फ्लो पे, सर्विस इकोनॉमी पे। मतलब फोकस क्वांटिटी पर होता है इनका। जैसे कि आज की दुनिया में लेट्स सपोज इतना सारा डाटा है, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, बहुत सारी रील्स हैं, वीडियोस हैं, आर्टिकल्स, एआई कंटेंट, ठीक है। हर सेकेंड बहुत ही इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। ये इससे क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर इंफॉर्मेशन यूज़फुल भी नहीं होती है। आजकल क्या है, लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम बहुत कर रहे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग कम डेवलप हो जा रही है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कम डेवलप हो रही है, इंफॉर्मेशन कंजम्पशन ज़्यादा है। आजकल क्या हो गया, फेक न्यूज़ भी इंफॉर्मेशन है, प्रोपागेंडा भी इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन है, एंड तो सिर्फ इंफॉर्मेशन होना पॉजिटिव चीज़ नहीं है। ओके, अब नॉलेज सोसाइटी क्या है? नॉलेज सोसाइटी एक तरह का एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है जो कहता है इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल नॉलेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड करना उसको इम्पॉर्टेंट भी है, कन्वर्ट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। अब मेन फोकस नॉलेज सोसाइटी का क्या रहता है? इट फोकस ऑन लर्निंग, इनोवेशन, रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे इसको नॉलेज सोसाइटी फोकस करती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ, एग्जाम्पल लूँ अगर, तो लेट्स सपोज एक स्टूडेंट अगर यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहा है, वो सिर्फ वीडियोस देखना क्या है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। लेकिन अगर वो उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, एनालाइज कर रहा है, एग्जाम क्लियर कर रहा है, रिसर्च क्रिएट कर रहा है, तो ये नॉलेज सोसाइटी है। अब पीटर ड्रकर जो थे, ये एक नॉलेज वर्कर थे। पीटर ड्रकर बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कॉलर हैं, उन्होंने टर्म दिया था नॉलेज वर्कर। नॉलेज वर्कर का मतलब क्या होता है? नॉलेज वर्कर का मतलब हो गया कि वो पर्सन जो फिजिकल लेबर से नहीं, नॉलेज और आइडियाज से काम करता है, जो लेबर पे कम भरोसा करता है, बट ही वर्क्स थ्रू आइडियाज़ एंड नॉलेज। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे कि आपके टीचर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, ये किसका पार्ट आ गए? आपके नॉलेज सोसाइटी के, एंड दे आर योर नॉलेज वर्कर्स। अब स्लाइड में जैसे बताया है कि नॉलेज सोसाइटी की पॉजिटिव साइड काफ़ी है। ओके, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज का मतलब है कि आज इंटरनेट की वजह से नॉलेज ग्लोबली एक्सेसिबल हो गया है, ठीक है, लोग ज़्यादा एक्सेस कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे जैसे स्टूडेंट अगर कोई गांव में रहता है तो वहीं पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, नेट की तैयारी कर रहा है, वर्ल्ड क्लास लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, ठीक है। अब सिटीज़न जर्नलिज्म की बात आ जाती है फिर इसमें कि कॉमन पीपल भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, सब ट्रेडिशनल मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं है,
ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि डिजिटल डिवाइड है, सब लोगों के पास इक्वल इंटरनेट एक्सेस नहीं है, अर्बन और रूरल एरियाज़ में डिफरेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज भी एक तरह का बैरियर है। सो प्लेटफॉर्म मोनोपोलीज हो गई हैं, लाइक बिग टेक कंपनीज आ गई हैं, गूगल, मेटा, यूट्यूब, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगती हैं ये कंपनीज। नाउ मिस इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, फेक न्यूज़ और मैनिपुलेटेड कंटेंट जो बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। देन यू हैव द सर्विलेंस, ये जैसे कंपनीज हमारा डाटा कलेक्ट करती हैं, ठीक है। देन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडिया में स्पेशली सेमी रूरल एरियाज़ में डिजिटल लिटरेसी, इंटरनेट क्वालिटी, सो इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या हो गया इसका। सो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जो है ये क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे काम करती है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्वालिटी एंड यूज़ ऑफ नॉलेज पे काम करती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या बात करती है, क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की, एंड नॉलेज सोसाइटी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नॉलेज वर्कर टर्म का अगर पूछे कोई तो आपने मार्क कर देना है पीटर ड्रकर, एंड इफ़ कोई पूछे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में पूछे तो आपने डेनियल बेल का नाम लिखना है, एंड अगर कोई पूछे नेटवर्क सोसाइटी के बारे में तो आपने मैनुअल कैसल्स का नाम लिखना है। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट स्लाइड। अच्छा, तो इसमें हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। सो अब लास्ट स्लाइड में पूरा चैप्टर का एक क्विक रिवीजन दिया है। जैसे कि ये स्लाइड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे स्कॉलर्स के कॉन्सेप्ट्स भी हैं साथ में। सो अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च किसने दी थी, पॉल लाज़रसफेल्ड ने। एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च प्रैक्टिकल और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जो फोकस करती है किस पे, सर्वेस पे, ऑडियंस इफेक्ट्स पे, रेटिंग्स पे, मीडिया परफॉर्मेंस पे। फिर देन यू हैव द क्रिटिकल ट्रेडिशन। क्रिटिकल ट्रेडिशन किसका था, फ्रैंकफर्ट स्कूल का, ग्रामशी का। क्रिटिकल ट्रेडिशन पावर एंड और आइडियोलॉजी को एनालाइज करती है, ये देखती है कि मीडिया किसके फेवर में काम कर रहा है, इनइक्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, मतलब एक क्वेश्चन पूछती है। देन यू हैव द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन बाय एवरेट रॉजर, न्यू आइडिया सोसाइटी, जो भी आपके ग्रेजुअली स्प्रेड हो रहे हैं आपकी सोसाइटी में। देन मीडियम इज़ द मैसेज बाय मैकलुहान, मीडियम इज़ मोर ग्रेटर देन कंटेंट। सो मीडिया का ही मतलब मैकलुहान के अकॉर्डिंग मीडिया का फॉर्म कंटेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, टेक्नोलॉजी सोसाइटी को किस तरह से शेप कर रही है। देन रेमंड विलियम्स ने जैसे क्रिटिसाइज़ किया था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। देन इज़ योर कल्चर इंडस्ट्री, जिसके बारे में अडोर्नो एंड हॉकेमर ने कहा था, मास मीडिया कल्चर को कमर्शियल प्रोडक्ट बना देता है। देन your network society given by the manual castles like power global communication networks के थ्रू फ्लो करती है। देन पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन है पॉलो फ्रेरे के द्वारा। सो इसमें कम्युनिकेशन टॉप डाउन नहीं होनी चाहिए, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो तो ओवरऑल अगर देखें तो ये सारी थेरीज़ हमें मीडिया को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने को कहती हैं और समझने को कहती हैं। कुछ थेरीज़ जो है वो मीडिया को प्रैक्टिकल टूल मानती हैं और कुछ आइडियोलॉजी जो है वो एनालाइज करती हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करती हैं। सो अगर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखा जाए, जैसे कि आप आजकल AI यूज़ कर रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, फेक न्यूज़ और डिजिटल सर्वेलेंस के एरा में ये थेरीज़ मतलब और भी रेलेवेंट हो गई हैं एक तरह से। देन तो आज स्टूडेंट्स हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस क्रिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में, मैकलुहान के बारे में, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के बारे में, मार्क्सिस्ट अप्रोचेस के बारे में, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी के बारे में। सो UGC नेट स्कॉलर्स के लिए कीवर्ड्स और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ आप इन सब स्कॉलर्स का नाम याद रख लीजिएगा और इन्होंने क्या क्या टर्म्स दी थी। तो एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी। सो थैंक यू एवरीवन वॉचिंग टिल देन, बाय।